तो हमारा जो पहला लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, एक जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज देखे थे। ट्राइंगल्स में अगर बेसिस और हाइट्स अनइक्वल हो तो एरियाज का रेशियो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड हाइट्स का रेशियो। सेकेंड, अगर बेसिस सेम हो तो एरियाज का रेशियो इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट सेम हो तो एरियाज का रेशियो इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस। और अगर ट्राइंगल में एरियाज ट्राइंगल के बेसिस और हाइट्स इक्वल हो तो ऐसे केस में एरियाज हो जाते हैं इक्वल या फिर एरिया का रेशियो हो जाता है 1:1। और 2-3 चीज़ें जो हम लोगों ने एक्सरसाइज में यूज़ की थी, उसमें से पहली चीज़ ये है कि जो चौथी प्रॉपर्टी है जिसमें ट्राइंगल्स के बेसिस और हाइट सेम होते हैं, उसमें मोस्ट प्रोबेबली ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आता है और पैरेलल वाली कंडीशन गिवन होती है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हम लोग बेस एक्सटेंड करके फिर हाइट कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बट वो एक्सटेंडेड पार्ट ट्राइंगल का बेस नहीं होता है। जो भी ओरिजिनली जो बेस होता है जिसको हम एक्सटेंड करते हैं वही आखिर तक बेस रहता है। एक और कंसेप्ट मैंने बताया था कि ट्राइंगल में 3 हाइट्स हो सकती है और उस हाइट्स के साथ करस्पॉन्ड होने वाले 3 बेसेस हो सकते हैं। तो हमारे पास 3 फॉर्मूलेस हो सकते हैं एरियाज ऑफ ट्राइंगल के। भले ही कितने भी फॉर्मूलेस क्यों ना हो, जो आंसर वो फॉर्मूलेस हमको देंगे वो हमेशा सेम रहेगा। तो जो एरियाज ऑफ ट्राइंगल है उसके 3 फॉर्मूलेस बस, बट आंसर क्या रहेगा, सेम। उसके बाद हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखा था। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या होगा, हम लोग ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे। मान लो हमारे पास ट्राइंगल है PQR और ये जो QP है और QR है, इसको इंटरसेक्ट करते हुए हम एक लाइन पास करेंगे जो PQ को इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट A और QR को इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट B इन सच अ वे दैट AB जो है वो PR को पैरेलल है। तो अगर मैं कहूँ इस पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करो तो आप लोग कैसे अप्लाई करोगे। इस ट्राइंगल PQR में AB अगर PR को पैरेलल है तो AB ने जिन 2 साइड्स को इंटरसेक्ट किया है उन साइड्स के जो 2 पार्ट्स है उनका रेशियो सेम रहेगा। मतलब AB ने PQ को इंटरसेक्ट किया है कौन से पॉइंट, कौन से पार्ट्स में, QA और PA में। वैसे ही AB ने QR को इंटरसेक्ट किया है कौन से पार्ट्स में, QB और BR में। तो इस ट्राइंगल में अगर हम BPT लगाए तो हमको क्या मिलेगा, AQ अपॉन PA इज इक्वल टू QB अपॉन BR। तो ये है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसके बाद बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज है 1.2 वो एक्सरसाइज 1.2 BPT और उसके एप्लीकेशंस पर बेस्ड है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ऐसी लाइन पैरेलल हो सकती है या फिर हॉरिजॉन्टली लाइन पैरेलल हो सकती है या फिर आप लोग लाइन को ऐसे भी पैरेलल दिखा सकते हो। तो अलग अलग वे से आप लोग लाइंस पैरेलल दिखा सकते हो, बट आपको याद रखना है कि वो जो लाइन है वो ट्राइंगल के जिन 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है उन साइड्स के जो 2 पार्ट्स है उनका रेशियो सेम रहेगा, यानी वो रहेंगे सेम प्रोपोर्शनल। तो ये था BPT जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और आप लोगों को मैंने बोला भी था कि थ्योरम की स्टेटमेंट लिखो और थ्योरम का पूरा जो प्रूफ है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 पे है ये, तो वो आप लोगों को करना है। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुकी है और ये था BPT। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ BPT। एप्लीकेशंस ऑफ BPT में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्वर्स ऑफ BPT। तो जो कॉन्वर्स ऑफ BPT है उसमें क्या होगा, कॉन्वर्स इस वर्ड से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो क्योंकि हम लोग 9th स्टैंडर्ड में कॉन्वर्स ये वर्ड देख चुके हैं। तो कॉन्वर्स जानने के लिए हम लोग सबसे पहले BPT क्या होता है वो लिखेंगे कि मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और सपोज हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ से PQ और ये जो PQ है ये BC से पैरेलल है। तो यहाँ पे गिवन क्या होगा, BPT में गिवन क्या होता है कि ये जो PQ है जो हमारे काम की चीज़ है हम बस वही लिखने वाले। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू साइड BC। और हम प्रूफ क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं कि अगर PQ BC से पैरेलल है तो PQ की वजह से AB के जो 2
जो पार्ट्स हुए हैं उनका रेशियो सेम है, यानी AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब इसी के साथ हम लोग कॉन्वर्स का कंपैरिजन करेंगे। तो कॉन्वर्स में क्या होता है, गिवन वाला पार्ट टू प्रूफ में चला जाता है और टू प्रूफ वाला पार्ट गिवन में आ जाता है। तो ये जो है ये BPT है, इसका कॉन्वर्स हम यहाँ देखेंगे। सेम फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं कि मान लो हमारा ट्राइंगल है ABC और ये जो PQ है इसने भले ही ABC को इंटरसेक्ट किया है पर PQ BC से पैरेलल नहीं है, तो गिवन कंडीशन क्या होगी, इसी की जो रिवर्स कंडीशन है वो गिवन में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमको गिवन में क्या मिलेगा, जो रेशियो है वो इक्वल रहेगी, यानी एग्जैक्टली इसकी उल्टी कंडीशन हम लोगों को कॉन्वर्स में मिलेगी। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, यानी ये रेशियोज इक्वल रहेगी। किसी भी ट्राइंगल में अगर किसी सेगमेंट ने ट्राइंगल के दो साइड्स को डिवाइड कर दिया हो और उन डिवाइडेड साइड्स का जो रेशियो है वो सेम रहे, तो हम लोग कहेंगे कि वो लाइन ट्राइंगल के तीसरे साइड को पैरेलल है, यानी टू प्रूफ में क्या होगा, PQ हो जाएगा पैरेलल टू BC। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कॉन्वर्स ऑफ BPT में बस इतना पार्ट याद रखना है। कॉन्वर्सेस प्रूफ के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ हमको BPT प्रूफ के लिए आएगा। कॉन्वर्स में आप लोगों को इतना पार्ट नोट डाउन करना है, इसको फटाफट नोट डाउन करो। तो ये था हमारा पहला एप्लीकेशन, दैट इज कॉन्वर्स ऑफ BPT। इसके बाद हम दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे जिसका प्रूफ आपको आता है। अब ये जो दूसरा एप्लीकेशन है इसको हम लोग कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या फिर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हम इसको कहेंगे। तो ये है हमारा सेकंड कंसेप्ट। इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ BPT में इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए हम लोग BPT की हेल्प लेने वाले हैं। तो BPT अभी तो आपके दिमाग में क्लियर है कि BPT में होता क्या है। BPT में ट्राइंगल के दो साइड्स को इंटरसेक्ट करने वाली सेगमेंट दी जाती है, जो सेगमेंट ट्राइंगल के तीसरे साइड को पैरेलल होनी चाहिए, तब जाके उस सेगमेंट की वजह से ट्राइंगल के जो दो साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे गिवन क्या होगा, हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन होगा, ट्राइंगल का नाम है सपोज ACB। तो इस ट्राइंगल ACB में कोई भी एक एंगल का बाइसेक्टर गिवन होगा। तो एज पर टेक्स्ट बुक एंगल C का बाइसेक्टर गिवन है। आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग तो पता ही होगा। एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग यानी वो सेगमेंट जो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो ज्योमेट्री में हम लोग इक्वल सिंबल्स यूज करते हैं ताकि हम इक्वल पार्ट दिखा सकें। तो क्या गिवन है कि एक ट्राइंगल है, मान लो ट्राइंगल का नाम है ACB। इस ट्राइंगल ACB में ये जो यहाँ से CVN बन रहा है CE, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। गिवन कंडीशन में क्या होगा, इन ट्राइंगल ACB रे CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB। CE ने ACB को बाइसेक्ट कर दिया है। तो फिर हम प्रूफ क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि मान लो अगर CE ने ACB को बाइसेक्ट कर दिया है तो जो ट्राइंगल्स के ऑपोजिट साइड्स है, यानी ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड्स कौन से हैं, ये वाले CA और CB, इनका रेशियो ट्राइंगल के तीसरे साइड के पार्ट्स के रेशियो के साथ इक्वल हो जाएगा। फिर से एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी जब आप लोग कॉपीज में लिखोगे तो उसकी प्रॉपर स्टेटमेंट है टेक्स्ट बुक में, वो स्टेटमेंट आप लोगों को लिखनी है। बट उस स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, अगर बाइसेक्टर गिवन होगा तो उस बाइसेक्टर के ऑपोजिट में आने वाले जो साइड्स है, यानी CE के ऑपोजिट में कौन सी साइड्स है, AC और BC। तो ये जो AC और BC का रेशियो है ये ट्राइंगल के तीसरे साइड के रेशियो के साथ इक्वल होगा। तो ट्राइंगल का तीसरा साइड कौन सा है, AB। तो AB के कौन से दो पार्ट्स है, AE और EB। तो AC अपॉन BC हो जाएगा इक्वल टू AE अपॉन B। ये है
वाली कंडीशन। अब हमने कहा कि ये जो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है ये तो बीपीटी का एप्लीकेशन है। बीपीटी का एप्लीकेशन यानी बीपीटी वाली गिवन कंडीशंस यहाँ पे होनी चाहिए। तो बीपीटी की गिवन कंडीशंस यहाँ होनी चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो AC है इस AC को एक्सटेंड करते हुए जाएंगे अप टू अ सर्टेन पॉइंट से D, और फिर यहाँ से हम लोग BD को ज्वाइन कर देंगे, और ये ज्वाइनिंग होगा इन सच अ वे दैट CE और BD होने चाहिए एक दूसरे से पैरेलल। बीपीटी का एप्लीकेशन है तो पैरेलल लाइन तो होनी ही चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, AC को एक्सटेंड किया अप टू द पॉइंट D एंड देन ज्वाइन BD सच अ वे दैट CE और BD होने चाहिए पैरेलल। तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड AC to the point D and join BD such that ये जो CE है ये होना चाहिए पैरेलल टू BD। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दोगे कि हम लोग कौन सा ट्राइंगल, सबसे बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो हम लोग कंसीडर करेंगे। तो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ये A D और B। इस सबसे बड़े वाले ट्राइंगल में कौन किससे पैरेलल है, तो ये जो CE है ये BD से पैरेलल है। तो इसका मतलब CE ने क्या किया है, AD और AB को इंटरसेक्ट किया है। तो मतलब क्या होगा, CE की वजह से AD और AB की जो पार्ट्स बने हैं उन पार्ट्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हम लोग कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल। कौन सा है बड़ा वाला ट्राइंगल, ADB। इस बड़े वाले ट्राइंगल में CE और BD एक दूसरे से पैरेलल है, तो हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग AC अपॉन CD का रेशियो AE अपॉन EB के रेशियो के साथ इक्वल हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन EB। दिस इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको नाम दे दो 1। अब इसका कंपैरिजन हम यहाँ पे करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमारे पास AC है, फिर हमारे पास AE है, हमारे पास BE है। BE और EB का मीनिंग सेम है, तो ऐसा क्या है जो टू प्रूफ में है और हमारे पास नहीं है, तो वो है ये। यहाँ हमको जो मिला है वो है CD और यहाँ पे क्या है BC। तो बाय एनी चांस अगर हम BC और CD को इक्वल दिखा दे तो हमको ये प्रूफ वाली कंडीशन मिल जाएगी। तो अब हमारा टारगेट सेट हो गया है, हम लोगों ने BPT लगा लिया क्योंकि ये है एप्लीकेशन ऑफ BPT। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को CD और BC को इक्वल दिखाना है। अब CD और BC को इक्वल दिखाने के लिए हम CD और BC का लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पे है ये। तो ये रहा CD और ये रहा BC। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये है CD और ये है BC। CD और BC इक्वल तब होंगे जब यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम देखा था, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को दो साइड्स को इक्वल दिखाना हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स होने चाहिए इक्वल। तो CD और BC इक्वल तब होंगे जब CD का ऑपोजिट एंगल CBD और BC का ऑपोजिट एंगल CDB, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अब हमारा टारगेट सेट हो गया है कि हमको ये दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाना है। ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हो जाए तो इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है CD और BC हो जाएगी इक्वल। CD और BC इक्वल तो हमको मिल जाएगी हमारी टू प्रूफ वाली कंडीशन। चलो अब हम लोगों को पहुंचना कहाँ तक है, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो ये है एंगल नंबर 1, ये है एंगल 2, इसको मैं 3 नाम देती हूँ, और ये है हमारा 4। एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि गिवन कंडीशन है कि बाइसेक्टर ने इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमारा टारगेट है हमको पहुंचना कहाँ तक है, एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल दिखाना है। अगर हम नाम लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम लोग फिलहाल नंबरिंग दे रहे हैं। तो 1 और 2 इक्वल है, रीजन बिकॉज इट इज अ गिवन कंडीशन कि ये दोनों एंगल्स इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो लाइंस है CE और BD, ये दोनों लाइंस है पैरेलल।
और जहाँ पे लाइंस पैरेलल हो वहाँ पे तीन कंसेप्ट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल और इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस के ऊपर आने वाले जो एंगल्स होते हैं उन एंगल्स को हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका मतलब हमको क्या मिलेगा, एंगल 1 बन जाएगा इक्वल टू एंगल 4, व्हाई, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वैसे ही ये जो दो लाइंस पैरेलल है और इसको अगर मैं ट्रांसपोज से कंसीडर करूँ तो ये Z फॉर्म हो रहा है, और Z के कॉर्नर में फॉर्म होने वाले जो एंगल्स है वो होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 है पैरेलल लाइंस, अगर आपको याद ना हो तो आप लोग रिवाइज करोगे इसको। तो अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। इसके पीछे रीजन है ये गिवन कंडीशन है, इसके पीछे रीजन है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसके पीछे रीजन है ये अल्टरनेट एंगल्स है। हमको पहुंचना कहाँ पे है, 3 इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 2 एंगल 3 एंगल 2 को इक्वल है, एंगल 2 एंगल 1 को इक्वल है और एंगल 1 एंगल 4 को इक्वल है। तो आप लोगों को ट्रांसिटिविटी तो पता होगी, A अगर B को इक्वल है, B अगर C को इक्वल है और C अगर D को इक्वल है तो A और D क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये तीनों स्टेप्स को अगर हम कंबाइन करें तो हमको मिलेगा एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल यानी कौन, CD और BC इक्वल, यानी इस स्टेप में हम BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो एंगल्स लिखे हैं इसको प्रॉपर वे में हम नेमिंग देंगे। एंगल 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल 1 का मीनिंग है ये जो C है ये A और E के बीच में आना चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCE, रीजन गिवन। इसको नाम दे दो स्टेप 2। उसके बाद 1 और 4 को हम लोग नाम देंगे। तो 1 का नाम क्या है, एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 का नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो वे से हम नाम लिख सकते हैं, या तो ADB लिखो या फिर CDB लिखो। एंगल तो वही है, भले ही हम लोग दो वे से नाम लिखें, तो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट क्या है, इसको CDB लिखना। तो एंगल 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल CDB। इसके पीछे रीजन क्या है, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल सिर्फ तब होते हैं जब लाइंस पैरेलल हो, और हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में लाइंस को पैरेलल दिखाया है। उसके बाद एंगल 2 और 3, तो एंगल 2 और 3 यानी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल BCE कॉन्ग्रुएंट। इस एंगल को हम लोग क्या लिखेंगे, या तो CBD लिखो या फिर DBC लिखो, तो एंगल CBD। इसके पीछे रीजन है, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ये है हमारा स्टेप 4। फिर हम क्या करेंगे, 2, 3 और 4 को कंबाइन करेंगे। फ्रॉम 2, 3 एंड 4 हमको क्या मिलेगा, एंगल 3 और 4 इक्वल मिलेगा। तो एंगल 3 यानी कौन सा एंगल, एंगल CBD कॉन्ग्रुएंट। एंगल 4 यानी कौन सा एंगल, एंगल CDB। ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। CBD के ऑपोजिट में है CD और CDB के ऑपोजिट में है BC। सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC। रीजन क्या है, 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस थ्योरम। BD और BC इक्वल है, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे स्टेप नंबर 1 में। ये सॉरी यहाँ पे BD नहीं, यहाँ पे CD आना चाहिए, है ना, लास्ट 2। ये जो एंगल है इसके ऑपोजिट में कौन है, BC, और इस एंगल के ऑपोजिट में क्या है, CD। तो ये लास्ट के जो दो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट से बनती है सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC। ये जो वैल्यू है ये हम लोग कहाँ पुट करने वाले हैं, इस स्टेप में पुट करने वाले। मैंने ऑलरेडी सर्कल करके रखा है कि हमको इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो CD और BC यहाँ पे इक्वल आ गए। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है, इक्वल होना। तो ये हम लोग कहाँ पुट करेंगे, पुट इन 1। तो 1 कैसे दिखेगा, AC तो सही है, CD अभी अभी किसको इक्वल हुआ है, BC को, तो हमको क्या मिलेगा नीचे, BC इक्वल टू AE सही है, और ये है EB। तो ये है हमारा थ्योरम, हेंस द कंडीशन इज प्रूव्ड। बस यहाँ पे EB है और यहाँ पे BE है, बट सेगमेंट में क्या होता है, आप लोग BE लिखो या EB लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो पुटिंग इट टुगेदर, अगर आप
आप लोगों को ये नाम लिखने में कॉम्प्लिकेशन हो तो आप लोग नंबरिंग भी दे सकते हो, इसीलिए मैंने दोनों वेज आप लोगों को दिखाए हैं। नंबरिंग के हिसाब से भी आप लिख सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और एंगल्स का नाम भी लिख सकते हो। तो जो भी मेथड आप लोगों को कन्वीनियंट लगे, इजी लगे, वो मेथड आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में होता क्या है, ट्राइंगल में जो भी एंगल बाइसेक्टर होता है उस एंगल बाइसेक्टर के ऑपोजिट में आने वाले साइड्स का रेशियो ट्राइंगल के तीसरे साइड्स के दो पार्ट्स के रेशियो के साथ इक्वल होता है। ये हमको प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने किसकी हेल्प ली, बीपीटी की हेल्प ली। तो ओरिजिनली ट्राइंगल था एसीबी जिसमें सीई था बाइसेक्टर, और सीई के ऑपोजिट में जो साइड्स है कौन से, एसी और सीबी। तो ये इनका रेशियो हम लोगों को इक्वल दिखाना है किसके साथ, ट्राइंगल के रिमेनिंग साइड के पार्ट्स के साथ। इसके लिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि ये बीपीटी का एप्लीकेशन है तो यहाँ पे पैरेलल लाइन आनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, AC को एक्सटेंड किया अप टू अ सर्टेन पॉइंट D, फिर BD को एक्सटेंड करो इन सच अ वे दैट BD होना चाहिए CE से पैरेलल। तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ADB, इसमें CE और BD अगर पैरेलल है तो CE ने जिन दो पार्ट्स को डिवाइड किया है उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी AC अपॉन CD का रेशियो AE अपॉन EB से इक्वल हो जाएगा। हमारे हाथ में जो कंडीशन है उसमें सारे टर्म्स है एक्सेप्ट वन। कौन से टर्म, यहाँ पे हमको CD मिला है, यहाँ पे हमको BC मिला है। तो हमारा टारगेट सेट हो गया कि हमको CD और BC को इक्वल दिखाना है। तो ये ट्राइंगल है जिसमें CD और BC दोनों आते हैं। तो सेम ट्राइंगल में अगर दो साइड्स को इक्वल दिखाना हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स होने चाहिए इक्वल, यानी हम लोगों ने इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाने का टारगेट सेट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग दिए सबसे पहले ताकि चीज़ें कन्वीनियंट हो जाए और फिर उसका नेमिंग कर सकते हो आप। तो हमने दिखाया कि 1 और 2 इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर की वजह से ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। तो ये मिल गई हमको पहली कंडीशन जो कि गिवन है। दूसरा 1 और 4 की प्लेसमेंट कैसी है, पैरेलल लाइन के ऊपर, पैरेलल लाइन के नीचे, पैरेलल लाइन के लेफ्ट साइड में, पैरेलल लाइन के राइट साइड में आने वाले जो एंगल्स है वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये 1 और 4 क्या है, पैरेलल लाइंस के ऊपर आने वाले एंगल्स, तो ये हो जाएंगे इक्वल बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, Z के कॉर्नर में फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। तो इन तीनों कंडीशंस को अगर हम कंबाइन करें तो हमको मिलेगा 3 और 4 इक्वल है। 3 और 4 इक्वल है यानी इनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, जो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड चैप्टर 3 ट्राइंगल्स में पढ़ा है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा कि CD और BC इक्वल है, यानी ये जो स्टेप नंबर 1 है यहाँ पे हम CD की जगह पे क्या पुट कर देंगे, BC, और जो स्टेप हमको मिलेगी इट इज द कंडीशन दैट वी वर सपोज टू प्रूव। दिस इज ऑल अबाउट एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो ये आप लोगों को स्टेटमेंट के साथ लिखना है। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा थ्योरम देखा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और दिस इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अब एक तीसरी प्रॉपर्टी है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोग ये नोट डाउन करो विद स्टेटमेंट, फिगर बनाना कंपलसरी है।